नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाएंगे तूफानी तबाही, लेकिन शुरुआत शंखनाद की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। व्हाट्सएप को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। निजता के अधिकार के हनन का सरकार ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है। व्हाट्सएप को केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस सवाल को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के संदेह थे कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे मामले में आगे का रुख क्या रहेगा, लेकिन अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले में व्हाट्सएप को जवाब दिया गया है। व्हाट्सएप को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि निजता के अधिकार के हनन का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से हम कतई समझौता नहीं करेंगे। प्राइवेट पॉलिसी पर 7 दिन में जवाब दें व्हाट्सएप, ये भी कहा गया है सरकार की ओर से। व्हाट्सएप को केंद्र सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है, लेकिन उसमें ये क्लॉज लगाते हुए कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। व्हाट्सएप के विवाद का सियासी समंदर उफनाया हुआ है वहीं पर, मगर उससे ज्यादा उफनाया हुआ है यास का चक्रवात। समंदर में यास ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। ओडिशा और बंगाल में तो यास तूफान ने तबाही मचा दी है। आलम यह है कि समंदर शहर में घुस आया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, कहीं गाड़ियां बहने लगी तो कहीं दुकान मकान पानी पानी हो चुके हैं, कहीं सड़कों पर दरख्त गिरे, कहीं बिजली के खंभे चकनाचूर हो गए। तूफान की तीव्रता ने ओडिशा और बंगाल वालों को दहशत से भर दिया। समंदर की आकाश छूती लहर, तेज तूफान का भयानक कहर, डूबती सड़कें, ढहते दरख्त, उड़ती छतें, सब कुछ तहस नहस करने वाला कुदरत का अरमान दिखता है। भयानक तूफान दिखता है। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन यास ओडिशा के करीब आते आते तबाही में परिवर्तित हो गया था। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जगह है वहां से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप ये बताइए, आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी आसपास क्यों कर रहे हैं सब? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है, जितना भी तूफान गया है। देखिए यहाँ पर, और जो आसपास दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिए दुकानों तक पानी आ रहा है जो कि कई फीट ऊपर है। ओडिशा के तटीय इलाकों को समंदर ने जलमग्न कर दिया था। ये ओडिशा के धामरा की तस्वीरें हैं। चक्रवात यास के टकराने के 24 घंटे पहले से ही यहाँ बारिश हो रही थी। जब चक्रवात यहाँ से कुछ दूर बालासोर के पास टकराया, तब तक ये इलाका पूरी तरह डूब चुका था। चांदीपुर में सैकड़ों दरख्त जमींदोज हो गए थे। बालासोर में मोटे मोटे पेड़ सड़कों पर गिरे और धंस गए। बालासोर में समंदर की लहरों में बेताबी दिखती है शहर के अंदर घुस आने की, घरों को तालाब बना देने की और सड़कों को समंदर में समाहित कर लेने की। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं, और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं, और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है। एनडीआरएफ ने मोर्चा तो संभाल रखा है, लेकिन पानी का रास्ता कौन रोक सका है। पत्थरों को चीर कर बहने वाला पानी यहाँ भी आवेग में आया, और इसी पानी में तैरने लगी लोगों की गृहस्थी, तैरने लगे घरों के सामान। साइक्लोन यास
समुद्र किस तरह से अपने आप शांत हो गया है। ओडिशा के अलावा बंगाल में भी यास ने ऐसा ही उत्पात मचाया। बंगाल तट पर यास का कहर शुरू हो चुका है, लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वक्त हवाओं की गति काफी तेज है, यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद दूभर हो रहा है। मुझे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समुद्र की अगर मैं हालत दिखाऊं तो एक्सट्रीम रफ कंडीशन समुद्र की जो होती है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। समुद्र बेहद अशांत, बेहद ही वायलेंट किस्म का इस वक्त हो चुका है और हवाओं की रफ्तार जो है वो बिल्कुल बहुत तेज है। और जैसा कहा गया था अधिकतम 185 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार हवाएं चलेंगी, कुछ वैसी ही हवाएं इस वक्त यहाँ चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में सड़कों पर पानी ही पानी है। बस्ती डूबने उतराने लगी, बच्चे रोने लगे, जवान चिल्लाने लगे, किसी तरह जिंदगी बचाने लगे। दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज्यादा हुई है ऐसा नहीं है, समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इससे पहले। और ये पहली बार हुआ है दीघा के इतिहास में कि इस तरह समुद्र का पानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में भर गया है। और इसी वजह से सिविल डिफेंस की टीम, इंडियन आर्मी की टीम जिसको तैनात करके रखा गया था, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो सामान बचा हुआ है, बहुत सा सामान खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, और जो सामान बचा हुआ है उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हवाओं के साथ पानी की रफ्तार ने सीमेंट के किनारों को चकनाचूर कर दिया। यास ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, हल्दिया और दीघा में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिले में पड़ा। जेसीबी जो काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया था उसको भी इस तूफान के हवाओं ने और इस लहरों ने यहाँ पे उसको पूरा एकदम नीचे फेंक दिया। पानी जो है ये लहरों के आने के वजह से यहाँ पे इतना पानी हो चुका है। यास लैंडफॉल ओडिशा के बालासोर के आसपास कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखा जा रहा है। बालासोर से करीबन 300 किलोमीटर दूर बौखाली में भी देखा जा रहा है। ये आपदाओं का दौर है, ये विपदाओं का दौर है, आफतों के लंबे किस्से का दौर है, परेशानियों वाले हिस्से का दौर है। कहीं नहीं मिल रहे सुकून का ठौर है। ये खुद के बचने और बचाने का दौर है। तूफान आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन अपने पीछे जो जख्म दे जाएगा वो बरसों तक नहीं धरेगा। बालासोर से कमलजीत संधू और सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, दीघा, आज तक। ये जख्म कितना बड़ा और गहरा है इसका हिसाब होना अभी बाकी है, क्योंकि तूफान अपने पीछे बड़ी तबाही के निशान लगातार छोड़ता हुआ चला जा रहा है। चाहे ओडिशा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। हालांकि अच्छी खबर इन सब के बीच ये है, यास तूफान अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 घंटे में तूफान और कमजोर हो जाएगा, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले तूफान अपने पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। आपको पश्चिम बंगाल के दीघा में समंदर किनारे से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कैसे तूफान ने खंभों को उखाड़ दिया, लोहे के गेट मुड़ गए, पत्थर समंदर का किनारा छोड़कर सड़क पर आ गए। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र की यह रिपोर्ट देखिए। अति शक्तिशाली साइक्लोन यास लगभग जा रहा है, उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, लेकिन तबाही का मंजर अपने पीछे छोड़ गया है। इस वक्त मैं दीघा सी बीच पर हूं और सी बीच पर जो तबाही मचाई है तूफान यास ने वो मैं दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक का खंभा पूरी तरह से उखाड़ दिया है, इतनी तेज हवाएं चली हैं। और ये एक सुलभ शौचालय बनाया गया था ठीक सी बीच पर, उसकी क्या हालत हुई है। लोहे के गेट पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर अंदर घुसेड़ दिए गए हैं। सी बीच है, टूरिस्ट प्लेस है, काफी सारी दुकानें बिल्कुल सी बीच पर यहाँ पे हैं और उनकी हालत देखिए। यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, दुकानों के शटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पानी घुस गया था यहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर लगभग एक आदमी डूब जाए इतना पानी आ गया था हवाओं के चलते। और ये सारी की सारी दुकानें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। जो सामान रखे थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। अभी
दुकानदार जब पानी उतरा है तब यहाँ पहुंचे हैं, किसी तरह सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र जो होती हैं चीजें, सामान, वो यहाँ बिकती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो आलम है सिर्फ और सिर्फ तबाही है। समुद्री तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, दीघा के तट पर हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं। ये वो मंजर है, सड़क है, और इस सड़क पर जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बोल्डर्स तूफान से पहले यहाँ पर नहीं थे। ये बोल्डर्स दरअसल कहाँ थे? ये बोल्डर्स दरअसल ये जो बैरिकेडिंग, ये तटबंध बना हुआ है, इसके उस पार में थे। उस पार में अभी आपको थोड़े से कम बोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे ही सारे बोल्डर्स रखे हुए थे। और इन तूफानी हवाओं ने, तूफान यास ने जो कहर बरपाया है, उसके बाद ये बोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। और पूरा का पूरा ये जो बीच है, सी बीच की जो सड़क है, इस वक्त बोल्डर्स से ढकी हुई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली होगी ये जो हवाएं थी जिसने ये कहर बरपाया है। और दीघा सी बीच पर चारों ओर दूर तक, इससे पहले तक हम गाड़ी लेकर दूर तक जा सकते थे, लेकिन अब गाड़ी लेकर जाने का कोई उपाय नहीं है। जो स्ट्रक्चर्स थे, इलेक्ट्रिक के पोल्स थे, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स पूरी तरह से उखड़ गए हैं, दुकानें तो बहुत सारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। तो ये आलम, ये नजारा, ये मंजर, इस वक्त भयावह मंजर दीघा के समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक है। ये है समुद्र, और समुद्र से महज कुछ मीटर की दूरी पर ये तबाही, तूफान यास, साइक्लोन यास, जो अति शक्तिशाली कहा गया, वो जब जा रहा है उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। और जिस वक्त वो पूरे उफान पर था तब यहाँ आना भी मुश्किल हो रहा था, और जब हम यहाँ पहुंचे तो ये मंजर हमें देखने को मिला। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। बड़े बड़े पत्थरों को चकनाचूर कर चुका ये तूफान, आपने देखा पत्थर किस तरह से सड़क पर अटे पड़े हैं। तबाही की ये निशान है जो बता रहे हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक और भयावह थी। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आखिर तूफान का असर वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सीधे तौर पर देखने को मिला है। यहां पर हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। बंगाल और ओडिशा के अलावा आपको बताते चले, शुरुआत हम सब ने देखा किस तरह से ओडिशा में सबसे ज्यादा तबाही के निशान, वहां पर कुछ लोगों की जान भी गई है। इस तरह की शुरुआती खबरें हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थिति और ज्यादा सुधरेगी वहां से और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस मैप के जरिए जरा आप समझिए, ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में खासतौर से हल्दिया, नंदीग्राम, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि 20 जिले ऐसे हैं जहां पर सीधा प्रभाव इस तूफान की ओर से डाला गया है, पड़ा है, और इसी वजह से लाखों लाख लोगों को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया है। इन दो महत्वपूर्ण राज्यों के अलावा बिहार, खासतौर से उत्तर बिहार में अब इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। झारखंड, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वहां पर भी पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि भारी बारिश होने की आशंका आज रात में वहां पर दर्शाई गई है, और इसी वजह से एहतियातन तमाम बड़े कदम वहां पर उठाए गए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इस तूफान का असर देखने के लिए मिल रहा है, और स्थिति यहीं पर नहीं रुक जाती। ये तो पूरे के पूरे इलाके हम आपको इस इंडिया के मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर प्रभाव डालता हुआ ये तूफान आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन तूफान का रास्ता क्या था, कैसे ये समुद्री इलाके के अलावा देश के अंदर के राज्यों तक भी पहुंचा, अब उसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए इस मैप के जरिए। यहां पर आपको दिखा रहे हैं बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान ओडिशा का धामरा पोस्ट, पाराद्वीप, सागर द्वीप से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचा, वहां पर इसने तबाही मचाई, और अब वहां से झारखंड, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले हिस्से पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। चाहे बनारस की बात करें, जौनपुर की बात करें, बलिया को आप ले लीजिए, गोरखपुर के ले लीजिए, ये पूरा पूर्वांचल का जो बेल्ट है, यहां पर सीधा सीधा असर इस तूफान का देखने के लिए मिल सकता है। और अगले 3 दिन इन तमाम राज्यों के लिए काफी ज्यादा अहम रह जाएंगे। इसी वजह से वहां पर भी एहतियातन तमाम कदम स्थानीय प्रशासन, वहां की सरकार की ओर से अपनाए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं, समंदर का तूफान तो गुजर गया, मगर अव्यवस्था का तूफान तेज होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों का तूफान तेज होता जा रहा है। तूफान की स्थिति क्या रही, इस पर और जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आपको एक बार फिर से हमेशा की तरह बिहार का एक और बदहाल अस्पताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार में वैसे भी एक तरफ तूफान का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले जो बदहाल अव्यवस्था स्थिति वहां की हर रोज जो तस्वीरों के जरिए शंखनाद में हम रिपोर्ट आपको करते हैं, एक बार फिर से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई हैं। वैसे तो हर मामले में यह अस्पताल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार के ज्यादातर अस्पताल हैं, खंडहर, मगर एक मामले में यह अस्पताल खास है। यह बर्बाद अस्पताल नीतीश कुमार के दोस्त के गांव में है, और नीतीश कुमार के दोस्त उन्हें पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इस अस्पताल का इलाज कर दीजिए,
मेरे दोस्त। देखिए। हे सुशासन बाबू, ये अस्पताल याद है आपको? ये दोस्त याद है आपको? ये गांव याद है आपको? बताइए ना, याद है? नहीं लगता कि आपको कुछ भी याद होगा। याद होता तो आपके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले दोस्त नरेंद्र सिंह के गांव के अस्पताल का हाल इस कदर बेहाल न होता। आज हम सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव में मौजूद हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। तकरीबन 25 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 10 साल से ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा है। तस्वीरें देखेंगे तो नीतीश कुमार जी आपको याद आ जाएगा कि ये मैना गांव है, आपके दोस्त नरेंद्र सिंह का गांव। और गांव देखेंगे तो याद आएगा अपनी बेबसी पर आंसू बहाता ये उप स्वास्थ्य केंद्र। इस अस्पताल में घुसने से पहले एक ताला लगा है। तकाजा तो कहता है कि चाबी से इसे खोला जाए, फिर भीतर चला जाए। लेकिन छोड़िए, जिस जनता की किस्मत की चाबी ऐसे ही किसी तालाब में खुद सुशासन बाबू ने ही फेंक दी हो, वहां बांस का गेट हटाकर भी अंदर जाया जा सकता है। तो आइए, नजर दौड़ाइए और परेशान हो जाइए ये देखकर कि बदकिस्मती के मामले में बिहार के अस्पतालों का एक जैसा हाल है। सुना कि नहीं, खंडहर हो चुके इन दरों दीवारों को कागज पर चलता फिरता अस्पताल कहा गया है। कलम चली है कि यहाँ नर्स हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, मरीज हैं, इलाज है। लेकिन सुनिए, सिर्फ कागजों पर। सच्चाई ये है कि दीवारें कराह रही हैं, छतें अब गिरी कि तब गिरी। छत देख लीजिए, कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आइए झांकिए नीतीश बाबू इस झरोखे से। हमसे तो नहीं कहा जा रहा कि इसे अस्पताल कहें। लोग कहते हैं कि जब से होश संभाला है तब से अस्पताल की बदहाली को सिर्फ बढ़ते हुए देखा है। ये लगभग 10-12 साल से स्थिति बनी हुई है। पहले 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर नर्स की तैनाती रहती थी। लोग इलाज भी फर्स्ट स्टेज में कराते थे। लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है। मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद है। नजरूल को हो सकता है कि आप ना जानते हो नीतीश बाबू, लेकिन नरेंद्र सिंह को तो जानते हैं ना। दोस्त हैं आपके। अपने दोस्त का दर्द ही सुन लीजिए इनकी फरियाद। 10 बेड का कम से कम उपकेंद्रों पर बेड होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए और मेडिसिन और सारी व्यवस्था कोरोना के लिए, ताकि बच्चे को ग्रामीण इलाका में इलाज हो सके। इसीलिए वेंटिलेटर सहित सारी व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सारी व्यवस्था करने का कम से कम 10 बेड व्यवस्था हर एक उपकेंद्र में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तुरंत अविलंब करें, ताकि सभी जगह ग्रामीण इलाका में सभी का कल्याण हो सके। पता नहीं नरेंद्र बाबू की बातें नीतीश कुमार तक पहुंचेंगी कि नहीं। पता नहीं नीतीश कुमार इस मर चुके अस्पताल को जिंदा करने की कोशिश भी करेंगे कि नहीं। पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल न होने की चिंता में मैना गांव के लोगों का चेहरा जर्द होता जा रहा है। कम से कम अब तो नीतीश कुमार सुन लीजिए अपने दोस्त की पुकार। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। नीतीश जी, आपको दोस्ती का वास्ता, ऐसा बोल रहे हैं उन्हीं के दोस्त। आगे बढ़ते हुए, देश में वैक्सीन को लेकर खींचतान जारी है। आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने केंद्र पर वैक्सीन की जरूरत को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता।
और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। इन सब के बीच एलोपैथिक पर बाबा रामदेव के दिए गए बयान को लेकर विवाद जारी है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर नोटिस भेजकर रामदेव से जवाब मांगा है। आपको वो पॉइंटर्स दिखा देते हैं आईएमए का बाबा रामदेव पर किस तरह से हमला जारी है। देखिए, आईएमए ने पीएम मोदी को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के जरिए बाबा रामदेव पर, चिट्ठी में रामदेव पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। रामदेव के टीकाकरण पर गलत प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। आईएमए उत्तराखंड ने रामदेव को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उत्तराखंड में भेजा गया है। नोटिस में माफी मांगने और योग्यता बताने के लिए कहा गया है। डिटेल में जानकारी मांगी गई है। 15 दिन के अंदर रामदेव से जवाब देने के लिए कहा गया है। तो आईएमए का बाबा रामदेव पर हमला लगातार जारी है। इन सब के बीच बाबा रामदेव की ओर से पूरे मामले में अब जवाब क्या दिया जाता है, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन कुल मिलाकर आपको बताते चलें कि स्थिति जिस तरह की है उसी के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ग्रहण पर ग्रहण, जी हां, देश पर महीनों से कोरोना का ग्रहण चल रहा है। बंगाल और ओडिशा के समुद्र तटीय इलाकों में यास नाम के तूफानी चक्रवात के कारण वहां की स्थिति बेहद खराब है। इन सब के बीच अब आ गया चंद्र ग्रहण। इस बार का चंद्र ग्रहण बेहद अद्भुत रहा। इस बार एक साथ बने 3 दुर्लभ संयोग। देखिए, चांद हो गया लाल, एक साथ 3 दुर्लभ संयोग। भारत में सुपर ब्लड मून। सूरज की रोशनी के बीच पृथ्वी की छाया पड़ी तो चांद लाल हो गया। चंद्र ग्रहण के साथ ही पीला पीला सा दिखने वाला चांद ब्लड मून बन गया। इस सदी में ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी नहीं हुआ था। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 2:17 पर शुरू हो गया। शाम 7:19 पर समाप्त हो गया। चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण भारत में दोपहर 3:15 से दिखना शुरू हो गया। शाम 6:23 पर समाप्त हो गया। इस बार इस वर्ष में 4 ग्रहण हो रहे हैं और चारों ग्रहण इसी स्थिति के हैं कि जो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा।
और जहाँ ग्रहण का दृश्य होता है वहीं उसका पालन होता है, उसका प्रभाव होता है, उसके अच्छे बुरे फल भी मिलते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति में इस तरह का ग्रहण का कोई परिणाम नहीं है, इस वजह से इसका कोई पालन करने की आदि जरूरत नहीं है। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई दिया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कुछ वक्त के लिए चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। कि बुद्ध पूर्णिमा पर जो लोग ध्यान में बैठेंगे, जो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर सोचेंगे, तो मन की विल पावर उनकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो कोविड जैसी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यास चक्रवाती तूफान की वजह से इन राज्यों के तमाम इलाकों में चंद्र ग्रहण नहीं देखा जा सका। आज कई जगह से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, लेकिन बालासोर के इस इलाके से चंद्र ग्रहण देखा भी कैसे जाए। यहाँ पे साइक्लोन यास का प्रकोप रहा, तेज हवाओं के साथ काले बादल छाए रहे और इस वजह से यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं देखा गया। इस बार का यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि आज 3 चंद्र घटनाएं, सुपर मून, रेड ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ घटित हुई हैं, क्योंकि पिछले 6 सालों में सुपर मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण को कभी एक साथ देखा नहीं गया है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो आम दिनों के मुकाबले वो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखता है। इसे सुपर मून कहते हैं। आमतौर पर एक ही अंग्रेजी महीने में 2 फुल मून यानी 2 पूर्णिमा की तिथियां जल्द नहीं पड़ती, और अगर ऐसा कभी हुआ तो दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। इसमें सूरज पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, इसलिए पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है। ऐसे में सूरज की जो भी रोशनी चांद तक पहुंचती है वो पृथ्वी की वजह से बिखर जाती है। ऐसे में चांद उजले की बजाय लाल रंग का दिखने लगता है। इसी को ब्लड मून कहते हैं। आज के चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकटतम बिंदु के पास से होकर गुजरा है, तो ये जो एक ऐसी बात है कि तब हम कहते हैं कि हाँ ये सुपर मून की स्थिति है। तो ये भी एक संयोग हुआ है इस बार कि सुपर मून की स्थिति भी हुई, बुद्ध पूर्णिमा भी हुई और ये चंद्र ग्रहण भी हुआ। ये तीनों चीजें एक किस्म से संयोग हो गए। इस बार के चंद्र ग्रहण को खास इसी नाते कहा गया है कि ये दुर्लभ संयोगों वाला है। इससे पहले ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अब अगला चंद्र ग्रहण 15 मई 2022 को लगेगा, जो पूरे भारत में आसानी से दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो। चंद्र ग्रहण अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। भारत के जिन इलाकों में यह ग्रहण दिखाई देने वाला था उनमें से ज्यादातर हिस्सों में यास नाम के चक्रवाती तूफान ने कहर बरपा रखा है। तो क्या यह महज संयोग है कि जिस रोज चंद्र ग्रहण पड़ा उसी रोज तूफानी चक्रवात यास समुद्र तट से टकराया? क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण और यास तूफान में कोई रिश्ता है? क्या कहते हैं विशेषज्ञ? आइए देखते हैं।
तो क्या ये महज संयोग है कि जिस रोज पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति आई उसी रोज यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के समुद्र तट से टकराया। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। तूफानी हवाओं के साथ समंदर की लहरें भी हिलोरे मारने लगी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि खुद को जमीन पर खड़े रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। बालासोर धांधा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है। और बंगाल तट पर यास का कहर शुरू हो चुका है। लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वक्त हवाओं की गति काफी तेज है। यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद दूभर हो रहा है। तो क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण और चक्रवाती तूफान का आपस में कोई रिश्ता है? क्या चंद्र ग्रहण की स्थिति में समंदर की लहरें और तूफानी हो जाती? क्या यास तूफान और इस बार के चंद्र ग्रहण में कोई रिश्ता है? खगोल वैज्ञानिकों के बीच ये सवाल उठ रहा है। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त तूफान टकराता है तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की वजह से समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। इन्हें हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड कहते हैं, क्योंकि तूफानी चक्रवात के असर के चलते लहरों में ज्यादा उछाल होता है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान समंदर की लहरें भले ही ज्यादा हिलोरें मारती हों, लेकिन चक्रवात का चंद्र ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। समंदर की लहरें दिन में 2 बार हमेशा ही जब लगभग एक लाइन में आते हैं तीनों, यानी चंद्रमा हो सूरज हो, तो 2 बार वो हमारे तटों के पास से जब उनके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो वो ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं। चंद्रग्रहण और यास तूफान में कोई आपस में रिश्ता नहीं है। ये एक संयोग है कि इस समय जो है ये तूफान आ गया है, चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में, और यही टाइम होता है जब ये मौसम में बदलाव आता है और मानसून से थोड़ा पहले प्री मानसून शावर्स के दौरान जो है ये ऐसी घटना हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना बिल्कुल अलग है और यास जैसे तूफान आने की वजह कुछ और। हालांकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर समंदर की लहरों पर पड़ता जरूर है, लेकिन ये महज संयोग है। दोनों घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। वैसे वैज्ञानिकों के लिए चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के लिए यह ब्रह्मांड में उथल पुथल का विषय है। यही चंद्र ग्रहण कोरोना की विभीषिका के दौरान आया है, तो क्या इसके बाद कोरोना का कहर कम होगा या फिर बढ़ेगा? चंद्र ग्रहण का आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्यों की राय। सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना यानी चंद्र ग्रहण। आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना के जिंदगी पर असर का ज्योतिषी अपने अपने तरीके से गणना कर रहे हैं। ये चंद्र ग्रहण उस वक्त हुआ है जब देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण क्या कोरोना से मुक्ति दिलाने वाला है? वृश्चिक राशि का ये ग्रहण भारत की राशि मानी जाती है मकर, प्राचीन भारत की राशि। मैं स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे प्राचीन आचार्य थे उन्होंने भारत की जो राशि डिसाइड की थी वो थी मकर राशि। अगर मकर राशि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एकादश भाव में ग्रहण लगेगा, यानी भारत के लिए ग्रहण बुरा नहीं होगा। इसलिए ये ग्रहण बीमारी के लिए थोड़ी राहत ला सकता है। ज्योतिष की नजर में चंद्रमा एक प्रमुख ग्रह है। चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के मुताबिक उसका लोगों की कुंडलियों पर असर पड़ता है। तो क्या ये चंद्र ग्रहण भी लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा? कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ये चंद्र ग्रहण बहुत उथल पुथल भी लाएगा।
कुछ क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में, उस तरफ इसका प्रभाव जरूर मिलेगा आपको देखने के। ये चंद्र ग्रहण मीन राशि में नीच के चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा है तो इसका प्रभाव 43 दिनों तक कम से कम पृथ्वी पर अवश्य रहेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण अनोखे संयोगों वाला है, लेकिन भारत में ये कम ही जगह देखा गया है। इस नाते कुछ ज्योतिषाचार्य इसे ज्यादा सरकारी नहीं मान रहे हैं। देखिए, आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है। पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण होता है और अमावस पर सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ग्रहण यदि दिन में हो, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण रात्रि में हो, तो जब चंद्र का दर्शन ही दिन में नहीं होता है तो चंद्र ग्रहण का कोई अर्थ नहीं। और ऐसे ही सूर्य ग्रहण अगर रात्रि में दिखे तो उसका भी देश में अर्थ नहीं। ज्योतिषियों की राय है कि भारत में ये चंद्र ग्रहण उपछाया के तौर पर दिखाई दिया है। इसकी वजह से भारत में सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन तमाम राशियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जब जब आकाश में कोई हलचल होती है उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे यत् पिंडे, यानी कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही मानव पिंड में है। जब जब आकाश में कोई भी हलचल होती है उसका सीधा प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कुछ आचार्यों का मानना यह भी है कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह है। इस नाते वो मानव को शीतलता प्रदान करता है और अनिष्ट की आशंकाओं से भी बचाता है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह से चंद्र ग्रहण का समापन हुआ, वैसे ही बाकी भी ग्रहण खत्म हो जल्द से जल्द, इसी उम्मीद के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।